नमस्कार। हमारे प्रिय श्रोताओं, कुमार परिवार में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ डर और रहस्य का हर मोड़ आपको एक नई रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। ये जगह न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपकी रूह को भी झकझोर देगी। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो आपको एक शानदार अनुभव से चूकने का खतरा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अविस्मरणीय सफर का हिस्सा बने। हर एक कहानी, हर एक मोड़ आपको एक नई और अनोखी दुनिया से रूबरू कराएगा। एक ऐसी दुनिया जहां रहस्य और रोमांच से भरे पल आपको चौंका देंगे। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सूरज की तपती किरणें रेत के टीले पर इस तरह पड़ रही थीं मानो आसमान आग उगल रहा हो। चारों तरफ बिखरी हुई रेत की चादर और बेजान हवाएं इस बात का संकेत थीं कि यहां जीवन अपने आप से भी लड़ाई लड़ रहा है। धूसरपुर रेत के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां न हरियाली थी और न ही जीवंतता। यहां के लोग भी जैसे अपने ही साये से डरते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना चबूतरा था जिसे लोग मृत मंच बुन कहते थे। इसे देखने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते थे, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता था कि यह मरत लोक का प्रतीक है। गांव वालों का मानना था कि यह गांव एक शापित भूमि पर बसा है और कुछ मील दूर स्थित मरत द्वारज्ञ उस शाप का केंद्र है। धूसरपुर के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे जिसे सुनकर बच्चे और जवान दोनों कांप उठते थे। उनका कहना था कि बहुत समय पहले इस गांव के पास एक समृद्ध शहर था, लेकिन एक रात उस पर एक प्राचीन शाप का कहर टूटा। रेत के तूफान ने पूरे शहर को ढक लिया और उसके सारे निवासी गायब हो गए। उस समय से इस जगह को मृत लोक कहा जाने लगा। गांव का मुखिया बाबा रघुनंदन मूव, जिनकी उम्र 80 के पार थी, अक्सर लोगों को चेतावनी देते थे, मृत द्वार की ओर मत जाना। वह सिर्फ मृत्यु का निमंत्रण है। वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो वे इंसान नहीं रहते। उस दिन धूसरपुर के लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे जब गांव में एक अजनबी घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। वह लंबा और सुदर्शन था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके जिज्ञासु स्वभाव को दर्शाती थी। उसके पास एक भारी बैग था जिसमें किताबें और यंत्र भरे हुए थे। गांव की चौपाल पर बैठा मुखिया उसे देखता रहा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम आर्यन है। मैं एक पुरातत्वविद हूं। मैंने मृतलोक और मरत द्वार के बारे में सुना है। मैं यहां उसके बारे में और जानने आया हूं। मुखिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, यहां से लौट जाओ बेटा। मरत द्वार का पीछा करना मौत को बुलाने जैसा है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, कड़वी सच्चाई है। लेकिन आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। मैं केवल सच्चाई जानने आया हूं। मुझे उन कहानियों और मिथकों को समझना है। आर्यन के इस जवाब ने वहां बैठे लोगों को बेचैन कर दिया। किसी ने कहा, जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। दूसरे ने जोड़ा, अगर लौट भी आया तो अपनी याददाश्त और होश खो बैठा। लेकिन आर्यन की आंखों में उत्साह और जिद्द थी। उसने मुखिया से पूछा, मरत द्वार के बारे में आप क्या जानते हैं? मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मरत द्वार एक खंडहर है जो रेत के टीलों के बीच छिपा है। वहां अजीब ताकतें हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। लोग कहते हैं कि वह रूहों का संसार है, मरत लोक का द्वार। बाबा और गांव वालों की बातों को सुनने के बाद भी आर्यन अडिग था। उसने कहा, अगर आप रास्ता नहीं बताएंगे तो मैं खुद खोज लूंगा। मुझे इस रहस्य को समझना है। मुखिया ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे लिए भारी पड़ सकती है। अगर तुमने मरत लोक की शांति भंग की तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। आर्यन ने अपने बैग में उपकरणों और जरूरी सामान को व्यवस्थित किया। गांव के कुछ बच्चे उसे खिड़की से झांकते हुए देख रहे थे, जैसे वे जानना चाहते हों कि यह अजनबी क्या करने वाला है। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। तारों से भरा आसमान और दूर से आती रेत की हल्की सरसराहट उसे रोमांचित कर रही थी। वह अपने कमरे में बैठा मरत लोक की कहानियों और अपने नोट्स को पढ़ने लगा। अगली सुबह
सूरज उगने से पहले ही उसने अपनी यात्रा शुरू करने का निश्चय कर लिया। उसकी मंजिल थी। सुबह का सूरज अभी रेत के टीलों के पीछे छिपा हुआ था। धूसरपुर में हर तरफ सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। आर्यन ने अपना बैग कंधे पर डाला और चुपचाप गांव की ओर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही आर्यन ने देखा कि रास्ता अब रेत में खो गया था। हर ओर सिर्फ रेत के टीले और दूर तक फैला खालीपन था। हवा के हल्के झोंके रेत को घुमाकर अजीब आकृतियां बना रहे थे। आर्यन ने एक छोटा सा नक्शा निकाला जो उसे गांव के एक बच्चे ने चोरी छिपे दिया था। बच्चे ने उसे बताया था कि मरद द्वार तक पहुंचने का यही सही रास्ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके पैरों के निशान रेत में दबते जा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के अलावा भी कोई निशान है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। यह सिर्फ उसका भ्रम था या शायद कुछ और। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद आर्यन को दूर एक टूटी हुई पत्थर की संरचना दिखाई दी। यह मरद द्वार की ओर इशारा कर रही थी। पत्थर पर अजीब सी खरोंचें और निशान बने हुए थे। पास जाने पर उसने देखा कि पत्थर पर एक चेतावनी खुदी हुई थी, यहां से आगे मत बढ़ो, यह द्वार जीवितों के लिए नहीं है। आर्यन मुस्कुराया और मन ही मन बुदबुदाया, यह सिर्फ डराने के लिए बनाया गया होगा, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। आगे बढ़ते ही उसे हवा का बहाव तेज महसूस हुआ। चारों तरफ रेत का बवंडर उठने लगा। हवा के बीच से एक धीमी आवाज सुनाई दी जो एक महिला की चीख जैसी थी। आर्यन ने रुककर आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। यह मेरा भ्रम है, उसने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि रेत में कुछ अजीब सी आकृतियां बन रही हैं। ये आकृतियां इंसान जैसी लग रही थीं, जैसे कोई खड़ा हो और फिर रेत में विलीन हो गया हो। आर्यन ने कैमरा निकाला और उन आकृतियों की तस्वीरें लेनी चाहिए, लेकिन कैमरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आर्यन को एक विशाल संरचना दिखाई दी। यह मरद द्वार था। यह एक पुराना खंडहर जैसा दिखता था जो रेत के बीच किसी दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी दीवारों पर अजीब नक्काशी थी जिसे आर्यन ने पहले कभी नहीं देखा था। द्वार के ऊपर एक बड़ा शिलालेख था जिसमें लिखा था, मृत आत्माओं का विश्राम स्थल, जीवितों का यहां कोई स्थान नहीं। आर्यन ने शिलालेख को पढ़ा और उसकी तस्वीर खींची। उसने द्वार के चारों ओर घूमकर देखा। दीवारों पर न सिर्फ चित्र बने हुए थे, बल्कि उन पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। आर्यन ने अपनी नोटबुक में उसे उतारना शुरू कर दिया। द्वार के पास रेत में एक हल्की चमक दिखाई दी। आर्यन ने उसे देखने के लिए घुटनों के बल बैठकर रेत हटाई। वहां उसे एक छोटा क्रिस्टल दिखा जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। क्या यह वही क्रिस्टल है जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं, उसने सोचा। जैसे ही उसने क्रिस्टल को उठाया, हवा अचानक बंद हो गई। सन्नाटे का ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे सब कुछ थम गया हो। आर्यन को लगा कि द्वार के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। कौन है वहां, उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कदमों की आवाज और तेज हो गई। द्वार पर हाथ रखते ही उसे एक अजीब गर्मी महसूस हुई। ऐसा लगा कि द्वार उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और द्वार खोलने की कोशिश की। द्वार हल्की गड़गड़ाहट के साथ खुला। अंदर का दृश्य अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन एक रहस्यमय ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वहां कुछ छिपा हो। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, आर्यन ने खुद से कहा। मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों तरफ से ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे मर्तलोक ने उसका स्वागत किया हो। आर्यन ने मरद द्वार के भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अंधेरे में आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त हो रही थीं। दीवारों पर लगे प्राचीन नक्काशियों के बीच एक हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी, मानो यह रास्ता दिखा रही हो। द्वार के भीतर का पहला कक्ष विशाल था। इसकी छत इतनी ऊंची थी कि देखना मुश्किल हो रहा था।
चारों तरफ पत्थर की मोटी दीवारें थीं जिन पर जटिल नक्काशी और प्रतीक बने हुए थे। आर्यन ने देखा कि कुछ प्रतीक गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई गई कहानियों से मेल खाते थे। दीवारों पर बनी आकृतियां मृत प्राणियों, अजीब जीवों और एक भयावह देवता की छवि दिखा रही थीं। मृत्युलोक के देवता, जिन्हें लोग दैत्यराज कहते थे, की विशाल मूर्ति कक्ष के केंद्र में खड़ी थी। उसकी 6 आंखें और 4 भुजाएं थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह मूर्ति आर्यन को देख रही हो। जैसे ही आर्यन ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया, अचानक हवा में गूंजती हुई एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन तुरंत रुक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को संभाला और अपनी नोटबुक में नक्काशियों का चित्र बनाना शुरू किया। जब वह एक दीवार के पास गया और उस पर बने प्रतीकों को छूने लगा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि दीवार की सतह गर्म हो रही है। उसके हाथ से अचानक झटका लगा और दीवार पर एक चमकदार रेखा प्रकट हुई। दीवार पर लिखा हुआ एक प्राचीन वाक्यांश चमकने लगा। जीवित जो यहां आते हैं वे अपनी आत्मा के दास हो जाते हैं। आर्यन ने इसे अपनी नोटबुक में लिखा। उसके मन में डर का एक क्षण आया, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। पहले कक्ष के अंत में एक और द्वार था जो पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। आर्यन ने इसे और धकेला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। यह कक्ष पहले से अधिक भयावह था। चारों तरफ रेत फैली हुई थी, लेकिन यह सामान्य रेत नहीं थी। उसमें अजीब सी चमक थी और वह अपने आप हिलती हुई प्रतीत होती थी। आर्यन ने अपने बैग में रखे छोटे क्रिस्टल को बाहर निकाला। वह पहले से अधिक चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कक्ष में हर चीज तेज रोशनी से चमकने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां अचानक से जीवित हो गईं। आर्यन ने देखा कि मूर्तियां हिलने लगीं और दीवारों पर बने प्राणी उसकी ओर देखने लगे। अचानक रेत से एक आकृति उभरी। यह एक लंबी, पतली और धुंधली रूह जैसी थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मरत लोक की शांति को भंग कर दिया है। आर्यन ने पूछा, तुम कौन हो? रूह ने उत्तर दिया, मैं मरत द्वार का रक्षक हूं। यह जगह तुम्हारे जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। लौट जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रूह ने अपनी उंगली से कक्ष के कोने की ओर इशारा किया, जहां एक और द्वार था। यह अंतिम चेतावनी है। यदि तुम आगे बढ़े तो तुम्हारी आत्मा यहां कैद हो जाएगी। लेकिन आर्यन ने वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं यहां सिर्फ सच्चाई जानने आया हूं। मैं मर्त लोक का रहस्य उजागर करूंगा। आर्यन ने उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया जिसे रूह ने दिखाया था। जैसे ही उसने तीसरे कक्ष में प्रवेश किया, रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इस कक्ष में केवल परछाइयां थीं। वे दीवारों पर नाच रही थीं, लेकिन उनकी आकृतियां सामान्य नहीं थीं। कुछ आकृतियां इंसानी थीं तो कुछ दैत्याकार। अचानक आर्यन ने अपनी ही परछाई को दीवार से अलग होते हुए देखा। वह अब उसके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। परछाई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा भय हूं। मैं वही हूं जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। परछाई ने उस पर हमला किया। आर्यन ने क्रिस्टल को अपनी ओर रखा और उसकी रोशनी ने परछाई को पीछे धकेल दिया। लेकिन परछाई ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। आर्यन ने देखा कि कक्ष के अंत में एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। वह समझ गया कि यह मृत लोक के और गहरे रहस्यों की ओर जाती है। मुझे सच जानना ही होगा, उसने खुद से कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सीढ़ियों पर कदम रखते ही आर्यन ने महसूस किया कि हर कदम के साथ माहौल बदल रहा है। ठंडी हवा अब और सघन हो गई थी और चारों ओर अजीब गूंजने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह सीढ़ियां उसे दुनिया के सबसे गहरे रहस्य तक ले जा रही हों। सीढ़ियां खत्म होते ही आर्यन एक बड़े कक्ष में पहुंचा। यह जगह बाकी हिस्सों से अलग थी। कक्ष की दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी का स्रोत नक्काशी में जड़े छोटे छोटे क्रिस्टल थे। यह रोशनी रहस्यमय और अद्वितीय थी। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा कुंड था जिसमें काले पानी का ठहराव था। उस पानी में हल्की सी हिलचल भी नहीं थी, मानो वह किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए हो।
आर्यन ने अपने उपकरणों से पानी की जांच करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियों को जलने का एहसास हुआ। वह चौंक कर पीछे हट गया। आर्यन ने देखा कि कक्ष के चारों ओर धुंधली परछाइयां चलती दिख रही थीं। ये वही परछाइयां थीं जो ऊपर के कक्ष में नाच रही थी, लेकिन यहां उनका आकार और डरावना हो चुका था। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक भयानक थी। कौन हो तुम लोग? आर्यन ने साहस जुटाकर पूछा। उन परछाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम वे आत्माएं हैं जो मर्त लोक में फंस गईं। जो यहां आता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता। कक्ष में अचानक एक भारी गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो। काले कुंड के पानी में तेज हलचल होने लगी। पानी के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह वही दैत्य राज था जिसकी मूर्ति आर्यन ने ऊपर देखी थी, लेकिन यह मूर्ति नहीं बल्कि सजीव और भयावह था। उसकी 6 जलती हुई आंखें आर्यन पर टिकी थीं और उसकी गूंजती आवाज ने कक्ष को भर दिया। तुमने मेरे साम्राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? दैत्य राज गर्जा। आर्यन ने कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मृत लोक का रहस्य क्या है। दैत्य राज ने हंसते हुए कहा, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने मर्त द्वार की सीमा पार कर ली है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। दैत्यराज ने अपने हाथ की ओर इशारा किया और कुंड का पानी उबलने लगा। पानी के भीतर से अनेकों आत्माएं चीखती हुई दिखने लगीं। यह वे लोग हैं जिन्होंने मेरी चेतावनी को अनसुना किया। अब वे मेरी कैद में हैं। आर्यन ने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा। वह महसूस कर सकता था कि क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा उसे बचा रही थी। दैत्यराज ने कहा, अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती तुम्हारे भय, लोभ और आत्मा की शुद्धता की परीक्षा लेगी, लेकिन याद रखना, हर हार तुम्हें मेरे करीब लाएगी। आर्यन ने स्वीकार कर लिया। कक्ष का वातावरण अचानक बदल गया। आर्यन ने खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों ओर अंधेरा था और अजीब आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। अचानक उसके सामने एक विशाल जीव प्रकट हुआ। यह एक भयावह दैत्य था जिसकी लाल आंखें और बड़े बड़े पंजे थे। मैं तुम्हारा भय हूं। अगर तुम मुझसे बच सकते हो तो तुम्हारी आत्मा बच सकती है। आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने दैत्य को हराने का उपाय सोचा। दैत्य की हरकतें उसकी कमजोरी का संकेत दे रही थीं। आर्यन ने क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और उसकी रोशनी ने दैत्य को कमजोर कर दिया। डर केवल एक भ्रम है, आर्यन ने खुद से कहा। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दैत्य गायब हो गया। आर्यन ने महसूस किया कि वह फिर से उसी कक्ष में लौट आया है। दैत्यराज उसे घूर रहा था। पहली चुनौती पूरी हुई, दैत्यराज गर्जा, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। कक्ष में अचानक एक और द्वार प्रकट हुआ। आर्यन जानता था कि अगली चुनौती उसका इंतजार कर रही है। उसने अपने आप से कहा, मुझे मरत लोक का रहस्य जानना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दूसरे कक्ष का द्वार धीरे धीरे खुला। आर्यन ने अपने भीतर की सारी हिम्मत बटोरी और उस पार कदम रखा। जैसे ही वह कक्ष में दाखिल हुआ, उसे अपने चारों ओर अद्भुत चमक और विलासिता का माहौल नजर आया। कक्ष में हर जगह स्वर्ण, रत्न और कीमती आभूषण बिखरे हुए थे, लेकिन इस भव्यता में एक अजीब सा मौन था जो असहज कर देने वाला था। कक्ष के केंद्र में एक विशाल सिंहासन रखा था जो सोने से जड़ा हुआ था। उस पर एक तेजस्वी आकृति बैठी थी जिसकी चमक इतनी अधिक थी कि आर्यन उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था। स्वागत है आर्यन, आकृति ने गहरी और मोहक आवाज में कहा। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लोभ का प्रतीक हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। अगर तुम यहां से जीवित लौटना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। लेकिन क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? आर्यन के चारों ओर एक अद्भुत दृश्य बनने लगा। उसे अपने गांव के छोटे छोटे घर स्वर्ण के महलों में बदलते नजर आए। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। तुम वह सब पा सकते हो जो तुमने कभी चाहा है, आकृति ने कहा।
सिर्फ इतना करना है कि इस कुंड में झुककर स्वर्ण का स्पर्श करो। आर्यन ने देखा कि कक्ष के बीच में एक चमकता हुआ स्वर्ण कुंड था। उसका दिल कुछ पलों के लिए लालसा से भर गया, लेकिन तभी उसे गांव के बुजुर्गों की कहानियां याद आईं। उन्होंने कहा था कि मरत लोक के रत्न सिर्फ मृत्यु लाते हैं। जैसे ही आर्यन ने कुंड को छूने से इनकार किया, कक्ष में एक बड़ा कंपन हुआ। चारों ओर से मृत आत्माएं प्रकट होने लगीं। ये वे लोग थे जो लोभ में फंसकर अपने प्राण गंवा चुके थे। उनकी चीखें आर्यन के कानों में गूंजने लगी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, आकृति ने कहा। इन आत्माओं की तरह मत बनो। आर्यन ने अपने हाथ में क्रिस्टल को कसकर पकड़ा। उसने जोर से कहा, मुझे तुम्हारे स्वर्ण की जरूरत नहीं। मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने। क्रिस्टल से तेज नीली रोशनी निकली, जिसने पूरे कक्ष को भर दिया। रोशनी ने मृत आत्माओं को शांत कर दिया और उन्हें गायब कर दिया। आकृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने लोभ की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन ध्यान रहे, आगे की राह और कठिन है। सिंहासन और कक्ष की भव्यता धीरे धीरे गायब होने लगी। आर्य ने देखा कि उसके सामने अब एक और द्वार प्रकट हो चुका था। द्वार पर एक शिलालेख उभर आया। यह आत्मा की अंतिम परीक्षा है। केवल शुद्ध आत्मा ही सत्य तक पहुंच सकती है। आर्यन ने अपने मन को शांत किया और द्वार की ओर बढ़ा। द्वार के पार अंधकार की एक गहरी खाई थी। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से का सामना करना होगा। मुझे मरत लोक का रहस्य जानना है, यह मेरी अंतिम परीक्षा होगी, उसने खुद से कहा और गहरी खाई में कदम रखा। आर्यन ने जैसे ही खाई में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय और स्थान की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन वह खाली नहीं था। अंधकार के भीतर एक गहरी और भयानक उपस्थिति थी, जो आर्यन को अंदर तक महसूस हो रही थी। आर्यन ने खुद को एक विशाल और अजीब कक्ष में पाया। यह जगह काले कांच से बनी थी और हर जगह उसकी परछाई दिख रही थी। इन परछाइयों में कुछ अलग था, वे उसकी असलियत को दिखा रही थीं। यह क्या है? उसने खुद से पूछा। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, यह आत्मा का दर्पण है। यहां तुम्हें अपने भीतर छिपे हर सच का सामना करना होगा। आर्यन ने देखा कि उसकी एक परछाई सामने खड़ी हो गई। यह परछाई उसकी तरह दिखती थी, लेकिन इसका चेहरा भयावह था। परछाई ने कहा, तुमने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, क्या तुमने उनका सामना किया है? आर्यन के सामने अचानक उसकी मां की छवि उभरी। वह अपनी मां के साथ बिताए हुए समय को याद करने लगा, जिसमें उसने कभी उनकी बातों को नजरअंदाज किया था। एक बार उसने अपनी मां को झूठ बोलकर परेशान कर दिया था। क्या तुम इन गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हो? परछाई ने पूछा। आर्यन ने सिर झुका लिया और कहा, हां, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई का चेहरा नरम पड़ गया और वह गायब हो गई। अब एक और परछाई सामने आई। यह और भी विशाल और डरावनी थी। तुम्हारी आत्मा में अभी भी लालच छिपा हुआ है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या तुम उसे त्याग सकते हो? आर्यन के सामने उसके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण दिखाए गए। उसका सपना, प्रसिद्धि पाने की लालसा और अपनी खोज में दूसरों को पीछे छोड़ने की इच्छा। मैं अपनी इच्छाओं को स्वीकार करता हूं, आर्यन ने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चाई का मूल्य इनसे कहीं अधिक है। मैं इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। परछाई ने एक तीव्र चीख मारी और गायब हो गई। अब आर्यन के सामने उसकी सबसे भयानक परछाई खड़ी थी। यह परछाई उसकी सबसे गहरी असुरक्षाओं और भय का प्रतीक थी। तुम्हें डर है कि तुम इस खोज में असफल हो जाओगे। तुम्हें डर है कि तुम कभी अपनी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या तुम इस डर का सामना कर सकते हो? आर्यन ने अपनी सांसें गहरी की और कहा, डर सिर्फ एक बाधा है। मैं यहां तक आ गया हूं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। परछाई ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन स्थिर खड़ा रहा। उसकी निर्भीकता ने परछाई को तोड़ दिया। जैसे ही आखिरी परछाई गायब हुई, आर्यन ने खुद को एक चमकते हुए कक्ष में पाया। यहां चारों ओर उजाला था। तुमने आत्मा की परीक्षा पास कर ली है, एक दिव्य आवाज गूंजी। आर्यन ने देखा कि कक्ष के केंद्र में एक चमकता हुआ द्वार था।
यह द्वार उसकी अंतिम यात्रा की ओर इशारा कर रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि वह मरत लोक के सबसे गहरे रहस्य के करीब है। उसने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और उस चमकते द्वार की ओर बढ़ गया। यह मेरी अंतिम परीक्षा थी। अब मैं सत्य का सामना करने के लिए तैयार हूं, उसने कहा और द्वार के भीतर प्रवेश किया। आर्यन ने चमकते हुए द्वार के भीतर कदम रखा। एक झिलमिलाती रोशनी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से ऊपर उठा लिया गया हो। कुछ क्षण बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजीब जगह पर खड़ा था। यह जगह किसी सामान्य स्थान की तरह नहीं थी। चारों ओर अनगिनत घड़ियां लटकी थीं, कुछ तेज चल रही थीं, कुछ धीमी और कुछ रुक चुकी थी। हर घड़ी से एक अनोखी ध्वनि निकल रही थी। केंद्र में एक बड़ा गोलाकार चक्र था जो लगातार घूम रहा था। आर्यन ने देखा कि चक्र के पास एक प्राचीन आकृति खड़ी थी। यह आकृति लंबा काला चोगा पहने हुए थी और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। वह आकृति काल रक्षक थी। स्वागत है आर्यन, आकृति ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। तुमने मरत लोक की सभी चुनौतियों का सामना किया है। अब तुम्हारे सामने अंतिम सत्य प्रकट होगा। काल रक्षक ने कहा, यह चक्र समय और जीवन का प्रतीक है। जो भी मृत लोक में प्रवेश करता है वह समय से बंधा रहता है। इस चक्र में हर आत्मा की कहानी लिखी है। आर्यन ने पूछा, तो मृत लोक का असली रहस्य क्या है? काल रक्षक ने कहा, मरत लोक कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा अपने किए गए कर्मों का सामना करती है। तुम्हारा यहां आना तय था क्योंकि तुम्हारे भीतर सत्य जानने की इच्छा थी, लेकिन हर किसी के लिए यह यात्रा इतनी सरल नहीं होती। आर्यन ने देखा कि चक्र में उसकी अपनी छवि दिखने लगी। उसमें उसके जीवन के हर अच्छे और बुरे पल की झलक थी। वह देख सकता था कि कैसे उसके छोटे छोटे निर्णयों ने उसे इस यात्रा पर भेजा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें यहां तक लाए हैं, काल रक्षक ने कहा। अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम इस चक्र का हिस्सा बन जाओ और अनंत काल तक यहां रहो, या तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार कर जीवन में लौट जाओ। अगर मैं जीवन में लौटता हूं तो क्या मुझे इस सब का मतलब समझ आएगा? आर्यन ने पूछा। यह तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है, काल रक्षक ने कहा। जीवन तुम्हें दूसरा मौका देता है, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो यह चक्र तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। आर्यन ने साहस जुटाया और कहा, मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं। मैं अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेता हूं। काल रक्षक ने चक्र की ओर इशारा किया। तो इस चक्र के भीतर जाओ। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आत्मा की परीक्षा पर निर्भर करेगा। जैसे ही आर्यन ने चक्र में कदम रखा, वह एक उज्जवल रोशनी से घिर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने सारे भय, लोभ और गलतियों को पीछे छोड़ रहा हो। उसकी आत्मा हल्की महसूस होने लगी। चक्र ने अचानक उसे बाहर फेंक दिया। वह एक बार फिर से उसी रेत के मैदान में था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आकाश साफ था और उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। आर्यन की आंखें आकाश की ओर उठीं। अब वह रेत के मैदान में खड़ा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अजीब सी शांति और शांति का एहसास था। वह जिस कक्ष में था वह अब गायब हो चुका था। चक्र, काल रक्षक और वह सब रहस्य अब कहीं पीछे छूट चुके थे, लेकिन उसका मन भारी था, जैसे वह किसी बड़े सवाल का सामना कर रहा हो। आर्यन ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आत्मा हल्की और शांत थी। वह जानता था कि उसने अपनी यात्रा पूरी की थी और वह अब उस ज्ञान से भरा हुआ था जो मरत लोक ने उसे दिया था। क्या मैं अब वापस जा सकता हूं? आर्यन ने खुद से पूछा। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा साहस था और साथ ही गहरी समझ भी। मरत लोक का हर हिस्सा अब उसके सामने स्पष्ट था। वह जान चुका था कि इस लोक का असली उद्देश्य केवल सच्चाई का सामना करना था, और जो भी उसे पार करता है वह केवल अपने कर्मों और अपने आत्मबल के साथ लौट सकता है। आर्यन ने अंतिम बार रेत के मैदान को देखा और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। वह जानता था कि उसे वापस अपने गांव जाना होगा, लेकिन अब उसके पास एक नई दृष्टि थी। उसकी यात्रा ने उसे यह समझने में मदद की थी कि हर आत्मा का सत्य अलग होता है और उसके लिए जीवन को नए तरीके से जीने की चुनौती थी।
गांव की ओर बढ़ते हुए आर्यन के मन में एक सवाल था, क्या मेरे लौटने से लोग मुझे वही समझेंगे? वह जानता था कि मरत लोक की गहराई और सत्य को समझाना आसान नहीं होगा। आर्यन के घर के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि कुछ बदल चुका था। हर चीज एक नई रोशनी में दिख रही थी। उसके गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाए, जैसे वे पहले से अधिक समझदार और शांति से भरे हुए थे। उन्होंने एक अजीब सी शांति की खोज की थी जो पहले कभी नहीं थी। आर्यन, तुम आ गए, उसकी मां ने खुशी से कहा। आर्यन ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, हां मां, मैंने वह सच्चाई देखी है जो हमें हमेशा छिपाई जाती थी, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह जीवन एक यात्रा है जो हमें सच्चाई और आत्मा के साथ जीने की अनुमति देती है। उसकी मां ने उसके चेहरे पर एक विशेष मुस्कान देखी और आर्यन को समझ में आया कि वह मृत लोक की यात्रा को अपने अंदर अब आत्मसात कर चुका था। आर्यन अब जान चुका था कि मृत लोक कोई रहस्यमय स्थान नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था थी। यह लोक उन लोगों के लिए था जो अपने भीतर के भय, लोभ और असत्य से लड़ने की कोशिश करते थे। यह केवल आत्मा की परख थी, क्या वह खुद को समझ सकता है और क्या वह अपने कर्मों का सामना कर सकता है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे पता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है जहां सच्चाई और आत्मा का मेल होता है। मरत लोक केवल एक मार्गदर्शक था जो हमें अपने आत्मबल और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गांव के लोग अब आर्यन से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि उसने उन रहस्यों का सामना किया था जो उन्हें कभी समझ में नहीं आए। आर्यन की सच्चाई अब उन सबके दिलों में बसी थी। वह समझ चुका था कि मरत लोक केवल एक चेतावनी थी। अपनी आत्मा की शुद्धता और सच्चाई की खोज करना कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन एक बार जब आत्मा सच्चाई से जुड़ जाती है तो वह कभी नहीं डरती। आर्यन ने अपने रास्ते को फिर से देखा, लेकिन अब वह नहीं डरा था। उसने जान लिया था कि हर आत्मा की यात्रा एक नई शुरुआत होती है, जहां पर उसे खुद के भीतर के डर, लोभ और आत्मा की शुद्धता का सामना करना होता है। अब आर्यन का जीवन एक नए मार्ग पर था, जहां उसकी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नई शुरुआत की संभावना बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि इस रोमांचक यात्रा ने आपके दिल में एक नई उमंग और उत्सुकता का संचार किया होगा। तो हमें जानकर खुशी होगी कि हमारी यह कहानी आपके दिल तक पहुंच पाई। क्या आपने इसे महसूस किया? क्या आपके मन में भी किसी रहस्य की हलचल उठी? हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या इंतजार कर रहे हैं? इस बेहतरीन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन भी दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई और रोमांचक कहानी सीधे आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। अब इस दिलचस्प सफर को जारी रखें और अगले अद्भुत रहस्यों का आनंद लें। हम जल्द ही फिर लौटेंगे और इस बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्यों के संसार में लेकर जाएंगे।